कल की क्लास में हम लोगों ने नियतिवाद से संबंधित जो भी विद्वानों के विचार हैं उस पर बात कर लिए थे। आज हम उसकी आलोचना पे बात करेंगे, नियतिवाद की आलोचना। उसके अंतर्गत हमने कल आपको बताया था कि जो नियतिवाद की आलोचना होगी, नियतिवाद की आलोचना के बारे में हम बताए थे आपको कि आलोचना क्या होती है, कमियां होती हैं, निगेटिविटी होती है, कि इसके विरोध में बात जो करते हैं वो आलोचना होती है। एक होती है समालोचना, दो शब्द होते हैं, एक आलोचना होता है, एक शब्द होता है समालोचना। आपको आता है कि नियतिवाद की आलोचना कीजिए, या आपको अगर क्वेश्चन आता है नियतिवाद की समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, दोनों में अंतर है, दोनों का उत्तर अलग अलग लिखा जाएगा। जब आलोचना पूछी जाएगी तो आपको केवल उसकी कमियां बतानी है, निगेटिविटी बतानी है ना। लेकिन जब समालोचना पूछी जाती है तो उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी बताई जाती हैं और निगेटिव चीज़ें भी बताई जाती हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, है ना। तो समालोचनात्मक जब क्वेश्चन में कभी लिखा रहे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी बताना है उसमें उसका पॉजिटिव पार्ट भी बताना है और निगेटिव पार्ट भी बताना है। लेकिन जब आलोचना बस पूछा जाए तो उसमें ज़्यादा निगेटिव ही बताना है। अगर आप चाहें तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव बता सकते हैं, है ना, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। तो नियतिवाद की आलोचना के अंतर्गत कई पॉइंट्स हैं, विद्वानों द्वारा ही दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने क्या कहा होगा आलोचना में। आलोचना में इन्होंने यही कहा होगा कि जैसे नियतिवाद के अंतर्गत यह माना गया कि प्रकृति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है ना, ये तो नियतिवाद वाले कह रहे हैं। तो जो उनके विरोधी होगी क्या कहेंगे कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ नहीं है। बेसिक बात समझ लीजिए, है ना, शब्दों पे तो खेल लेंगे आप कौन क्या कहा है, लेकिन बेसिक थीम यही है कि आप किसी का विरोध कैसे करते हैं, जो वो कह रहा है उसी का उल्टा कह के। अगर कोई कहे कि ये ब्लैक बोर्ड वाइट है तो उसका विरोध क्या होगा, आप कहेंगे कि ये वाइट नहीं है, यही ना होगा। तो नियतिवादी कह रहे हैं कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, नेचर ही है जो लोगों का रहन सहन, खान पान, संस्कृति, कल्चर, आर्थिक क्रियाएं सब निर्धारित कर रही है, ये नियतिवादी कह रहे हैं। तो जो उसके आलोचक होंगे वो कहेंगे कि ऐसा नहीं है, नियति पूर्णतः प्रकृति ही निर्धारित नहीं करती, मानव की भूमिका थोड़ा उसमें है, मानव को महत्व देने लगेंगे, वो आलोचक होंगे, है ना। तो पहली आलोचना जो है इसमें यह है, पहला बिंदु जो है आलोचना के अंतर्गत, पहले बिंदु के अंतर्गत यह कहा जा रहा है, जैसे नियतिवादियों ने क्या कहा, नियतिवादियों का कहना था कि मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, मतलब मनुष्य के द्वारा जो संस्कृति या कल्चर है, जो खान पान रहन सहन है, उसका किस पे निर्भर है, वातावरण पे निर्भर है। मतलब अगर एक ही वातावरण में जितने लोग रह रहे हैं सबका खान पान संस्कृति एक ही होना चाहिए, ऐसा ही ना नियतिवादी कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप उदाहरण अपने आसपास ही देखें तो आपके गांव में, आपके शहर में, है ना, देखेंगे कि एक ही क्षेत्र में लोग रह रहे हैं लेकिन उनकी संस्कृति अलग अलग है। संस्कृति का मतलब होता है खान पान, रहन सहन, है ना, बोली भाषा, विवाह आदि के जो कल्चर हैं आप देखते हैं आसपास। एक ही क्षेत्र में रहने वाले, जैसे हम लोग जितने लोग हैं सब एक ही बेल्ट के रहने वाले हैं, उत्तर भारत के ही है ना, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई झारखंड का है, कोई एमपी का है, इतने के ही होंगे। अब यहाँ तो कोई तमिलनाडु का तो बैठा नहीं है, कि बैठा है, नहीं बैठा है ना तो कश्मीर का बैठा है, मतलब हम लोग उत्तर भारत के हैं। उत्तर भारत का क्षेत्र जो है एक जलवायु वाला क्षेत्र है, वहाँ की जलवायु लगभग समान है हर क्षेत्र की, है ना। तो हमको एक ही तरह के कल्चर को फॉलो करना चाहिए था, एक ही तरह का खान पान होना चाहिए था, एक ही तरह का पहनाव। लेकिन आप देखेंगे आपस में ही जब आप लोग बात करते होंगे तो लोगों का बोली जो है वो अलग अलग होती है ना। लोगों के यहाँ त्यौहार भी अलग अलग होंगे, कोई त्यौहार को विशेष किसी और दिन मनाया जाता है, कोई और दिन। तो बेसिक कहने का मतलब यह है कि नियतिवाद वाले कहते थे कि जब वातावरण, पर्यावरण या जलवायु समान है एक क्षेत्र की, तो वहाँ पे सारे लोगों का जो कल्चर है या उनका रहन सहन का तरीका है, संस्कृति है, वो सब समान होगी। लेकिन ऐसा देखने को वास्तव में नहीं मिलता है, जो उनके आलोचक हैं वो कह रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। मतलब ये है कि अगर यह क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु क्या है, समान है, जलवायु समान है इस क्षेत्र की, तो नियतिवादी क्या कह रहे थे
कि यहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो सब एक ही तरह के होंगे, है ना, उनका कल्चर भी समान होगा, उनकी आर्थिक क्रियाएं भी समान होगी। लेकिन वास्तव में जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे क्षेत्रों का तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। वहीं पे कुछ लोग अलग आर्थिक क्रिया करते हुए मिलेंगे, कुछ अलग आर्थिक क्रिया करते हुए। आर्थिक क्रिया का मतलब कोई खेती कर रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है, कोई उद्योग स्थापित कर रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो नियतिवादों की पहली आलोचना क्या हुई कि जो जलवायु है वह एक क्षेत्र में समान होने पर भी वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है संस्कृतियाँ या आर्थिक क्रियाएं देखने को मिलती है। ये आलोचना है। क्यों? क्योंकि नियतिवादी वाले कहते थे कि जो अगर क्षेत्र पर जलवायु समान है तो वहाँ पे सारी संस्कृति या कल्चर जो है आर्थिक क्रियाएं समान होनी चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, इसमें एक लाइन लिख लीजिए। एक दार्शनिक है, जर्मन दार्शनिक, उनका नाम है हीगल। हीगल का नाम सुने होंगे आप लोग पॉलिटिकल साइंस में, हीगल। देखिए जर्मन दार्शनिक हीगल के अनुसार, जर्मन दार्शनिक हीगल के अनुसार उन्होंने कहा था, एक बार स्टेटमेंट है, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिए। हीगल कह रहे हैं मेरे सामने भौगोलिक निश्चयवाद की बातें मत करो, मेरे सामने भौगोलिक निश्चयवाद की बातें मत करो, कारण कि जिस स्थान पर पहले यूनानी लोग रहा करते थे, जिस स्थान पर पहले यूनानी लोग रहा करते थे, जिस स्थान पर पहले यूनानी लोग रहा करते थे वहाँ पर आजकल तुर्क लोग रहा करते हैं। तुर्क लोग रहा करते हैं। यही बात निश्चयवाद का खंडन करती है। यही बात निश्चयवाद का खंडन करती है। ठीक है, तो मतलब हीगल कौन है? नियतिवाद के आलोचक हैं, है ना। और हीगल क्या कह रहे हैं? एक क्षेत्र है यूनान, है ना। आज का तुर्की आप लोग जानते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो विश्व के मैप पे जाके देखिएगा। तुर्की जो है देश, वह एशिया और यूरोप के बीच में स्थित है ना। वो कुछ भाग उसका यूरोप में थोड़ा सा है और ज़्यादातर भाग एशिया में। तो आज का जो तुर्की है, पहले वहाँ पे कौन लोग रहते थे? यूनानी लोग रहते थे। यूनानी आक्रमण इतिहास में पढ़े होंगे आप लोग, होता है भारत पर, है ना। तो कौन था यूनान का वासी जो भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर कहाँ का था? ब्रिटेन का था सिकंदर। वाह। तो यूनान का मतलब, ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कौन? हीगल कह रहे हैं कि जो आज का तुर्की देश है वहाँ पहले कौन लोग रहते थे? यूनानी लोग रहते थे। फिर बाद में कौन रहने लगे? तुर्की रहने लगे, तुर्क वाले, है ना, जो तुर्की में रहते हैं। तो इसका सेंस ये है, हमसे ये मतलब नहीं कौन का कहने का मतलब ये है कि नियतिवादी क्या कहते थे कि एक क्षेत्र की जो जलवायु है वह वहाँ पे जो लोग रहने के अनुकूल हैं वही रह सकते हैं। जैसे नियतिवादी वाले क्या कहते हैं कि हम लोग जैसे यहाँ पे रह रहे हैं तो हम इसी क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित हैं। अगर हमको अभी उत्तरी ध्रुव पे भेज दिया जाए, है ना, बर्फीले क्षेत्रों में, तो हम वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो नियतिवादी तो ये कह रहे हैं, लेकिन उसके जो आलोचक हैं वो ये सिद्ध कर दिए कि भाई जब मान लीजिए इसी क्षेत्र पर अभी उत्तरी ध्रुव के लोग आके रहने लगे तो ये आलोचना हो जाएगी ना उसकी कि भाई ऐसा तो तुम नहीं कह रहे थे कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन ऐसा हो गया, है ना। तो नियतिवादी कहते थे कि एक क्षेत्र विशेष में कुछ विशेष वहाँ के ही लोग जो वहाँ के अनुकूलित हो चुके हैं वही लोग रह पाएंगे, ठीक है। लेकिन रहने दूसरे लोग रह रहे हैं तो क्या हो गया? उसकी आलोचना होगी। मतलब सिंपल सा समझिए कि आप लोग यहाँ रह रहे हैं,
तो नियतिवाद वाले कहते थे कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वही हमेशा रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से चले जाएं उत्तरी ध्रुव, मतलब बर्फीले क्षेत्रों में चले जाएं और वहाँ भी आप रहने लगे, तो ये आलोचना हो जाएगी ना। ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो यही आलोचना कर रहे हैं हीगल, है ना, हीगल विरोधी हैं। नेक्स्ट इसमें जो आलोचना है कि दूसरी आलोचना यह है, दूसरी आलोचना में यह होता है कि इसमें ये कह रहे हैं जैसे नियतिवादी लोगों का क्या मानना था। देखिए आलोचना तभी समझ में आएगी जब नियतिवाद से जोड़ के हर आलोचना को समझेंगे, इसीलिए मैं हर चीज को उसी समझा रहा हूं। तो ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। ये थ्योरी वाला पोर्शन, इसको रटते रटते आपका दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। इसको नहीं समझेंगे तो जब आप सोच रहे होंगे कि सीरीज 1 महीने पहले मैं उठाऊंगा और पढ़ लूंगा तो उसमें नंबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो माठा पी के नहीं आता है कि बस हो गया हम सोएंगे आके। वो पढ़ता है, जब पढ़ता है आप नियतिवाद की जगह पर संभववाद की कहानियां लिखेंगे और सोचेंगे गाना लिख के चले आएंगे, रामचरितमानस या कुछ भी लिख के चले आएंगे, तो नंबर नहीं मिलता। इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये, आप आगे भी जब भी पढ़ेंगे तो काम देगा ये। तो इसलिए मैं जोड़ जोड़ के पढ़ा रहा हूँ। तो हमेशा आलोचना जब भी आप किसी चीज़ की पढ़िए तो उसके मेन सिद्धांत को दिमाग में रखिए, तभी आलोचना समझ पाएंगे। दूसरी आलोचना यह है कि नियतिवादी हमेशा कहते थे कि मनुष्य ही सबसे, प्रकृति ही सबसे महत्वपूर्ण है, मनुष्य की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर आप देखेंगे, आप खुद भी देखिए, खुद देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और बाद में जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने ऑब्जर्व किया उसके बाद, तो उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है कि प्रकृति ही महत्वपूर्ण है, मनुष्य खुद भी प्रकृति को प्रभावित करता रहता है। जैसे बाढ़ आती है हर साल, प्राकृतिक घटना है, लेकिन मनुष्य क्या करता है? अगर मनुष्य सक्षम ना होता तो बाढ़ आती जैसे हमेशा आ रही थी वैसे ही हर साल 10,000 लोग मरते जाते। मान लीजिए 1 साल बाढ़ आई पहली बार तो 10,000 लोग मर गए। तो अब अगर प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ होती तो हर साल बाढ़ आती जाती, 10,000 लोग हर साल मरते जाते, यही ना होता। लेकिन क्या करता है मानव बचने का प्रयास करता है ना। बाढ़ से सुरक्षा के लिए अच्छी नालियां बना देता है, घर ऐसे बनाता है कि बाढ़ से दूर रहें। तो मानव प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उनको प्रभावित कर रहा है कि नहीं? जबकि नियतिवादी कहते थे कि मानव बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा। ये दूसरी आलोचना है। नियतिवादी कहते थे कि मानव बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन वास्तव में क्या है वो हमको बताना है आलोचना में। वास्तव में मानव जो है प्रकृति को प्रभावित करता है। गर्मी बढ़ रही है, प्राकृतिक कारण है कि गर्मी बढ़ती जाती, और गर्मी बढ़ती जाती तो हमको अनुकूलित हो जाना चाहिए था। हम अनुकूलित भी हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया? अपनी सुविधा के लिए ना फैन बनाया है। सबसे पहले हमने हाथ से पंखा बनाया, फिर हमको थकान लग गई, मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें ज़्यादा देर आप कर नहीं सकते, फिर लगता है कोई दूसरा करता रहे, हम सोते रहे आराम से, है ना। जैसे राजा महाराजा वाला सीजन देखे होंगे आप लोग, एक राजा बैठा है, 2 बड़े बड़े पंखा लेके हिला रहे हैं उसको आराम से, है ना। लेकिन उसमें फिर थकान लग गई सबको, तो फिर किसी दिमाग ने ही सोचा ना कि हम बिजली से पंखा चलाते हैं। तो मानव ने ही ना प्रकृति को चुनौती दी है। प्रकृति का तो कार्य है कि गर्मी बढ़ती जाए, और मानव का क्या कार्य है? उसको रोकना। तो मानव अगर सक्षम ना होता, नियतिवादियों के अनुसार अगर सोचे तो मानव को पंखा बनाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो सक्षम ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, मानव सक्षम है। मानव ने पंखा बनाया है, कूलर बनाया है, एसी भी बनाया है, और आप देख रहे हैं एसी आदि बना दिया, उसी के कारण प्रकृति भी प्रभावित हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हमारे कारण ही उत्पन्न हो रही हैं, है ना। तो ये बात दूसरी आलोचना थी कि मानव भी प्रकृति को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए, थर्ड है इसमें, थर्ड इसमें है जनसंख्या वितरण से संबंधित है। इसमें एक लाइन लिख लीजिए तीसरे वाले में, थर्ड वाली आलोचना में लिखिए, राष्ट्रों का आर्थिक विकास, राष्ट्रों का आर्थिक विकास असंख्य ऐसे उदाहरण उपस्थित करता है, असंख्य ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता है जो मानव द्वारा किए गए निर्णयों से, असंख्य ऐसे उदाहरण उपस्थित करता है
असंख्य ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता है जो मानव द्वारा किए गए निर्णयों से वातावरण को परास्त करने की पुष्टि करते हैं। परास्त करने की पुष्टि, हराने की, परास्त मतलब हराना होता है। वातावरण जनित तत्व, वातावरण जनित तत्व स्वयं कठिनता से जनसंख्या के वितरण को व्यक्त करते हैं। स्वयं कठिनता से जनसंख्या के वितरण को व्यक्त करते हैं। मतलब तीसरी जो आलोचना है वो जनसंख्या के वितरण से संबंधित है। जनसंख्या के वितरण संबंधित क्या है? आप देखते होंगे पहले बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां कोई नहीं रहता था। आप ही अपने गांव में अगर देखेंगे या बहुत सारे शहरों के आसपास देखेंगे, खासकर जो अगर उदाहरण के रूप में मैं दूं, नदियों का जो क्षेत्र है ना, अगर आपके गांव के आसपास से या कहीं से नदी गुजरती है तो वहाँ देखिएगा, पता करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि आज से 20-50 साल पहले नदियों के किनारे लोग नहीं रहते थे। रहते भी रहे होंगे तो काफ़ी दूर रहते थे। धीरे धीरे क्या होता है, नदियों का दायरा कम होता जा रहा है, तो अब लोग वहाँ आसपास रहने लग रहे हैं। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं आज जो बंजर हैं, आज भी बंजर है ना। तो जो बंजर क्षेत्र हैं वहाँ पे मनुष्य को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अगर जनरली आप देखें प्राकृतिक रूप से, बंजर क्षेत्र में मनुष्य रह सकता है? क्यों नहीं रह सकता? क्या दिक्कत होगी? ठीक बोल रही हो, क्या दिक्कत होगी? खेती नहीं कर पाएगा, है ना। जब खेती नहीं कर पाएगा तो कैसे जीवन व्यतीत करेगा? नियतिवादी, अगर आप नियतिवादी हैं, ऐसे सोचिए कि आप नियतिवादी हैं, तो आप क्या करेंगे? बंजर भूमि पर रहना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। तो नियतिवादियों का कहना यह था कि जनसंख्या वहीं पे रहेगी जहाँ पे उसके अनुकूल चीज़ें होंगी। हम पहले ही बताए थे जब नियतिवादी पढ़ा रहे थे कि नियतिवादी कहते थे कि जहाँ पे सारे रिसोर्स होंगे वहीं पे न रहेंगे हम। तो अगर एक नियतिवादी व्यक्ति है तो उसका क्या मानना है कि हमको सारी संसाधन मिलेंगे तभी हम वहाँ रहेंगे। लेकिन अगर नियतिवादी नहीं है तो वो क्या करेगा? बंजर भूमि है, वहाँ पे जाएगा, पेड़ लगाएगा, सिंचाई करेगा, धीरे धीरे वो बंजर भूमि किस में परिवर्तित हो जाएगी? उपजाऊ भूमि में। तो अगर नियतिवादी का मतलब है कि प्रकृति के भरोसे रहना, सिंपल सा, और उनके जो आलोचक होंगे वो प्रकृति के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे, वो अपने को भी कुछ मानेंगे। तो अगर एक नियतिवादी बंजर भूमि में नहीं रहेगा तो दूसरे लोग, तो ऐसा है नहीं कि पूरा विश्व ही नियतिवादी हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जिनको लगेगा कि नहीं ऐसा क्यों है भाई, हम वहाँ पे जाके उपजाऊपन क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यही आलोचना है तीसरी जनसंख्या वितरण वाली, कि नियतिवादी का मानना था कि जनसंख्या की सघनता या जनसंख्या वहीं पे रहेगी जहाँ पे सारे संसाधन हो जनसंख्या के रहने के लिए, भोजन की व्यवस्था हो जाए, जल की व्यवस्था हो जाए, खेती करना आसान हो, है ना। लेकिन जो उसके आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे रहना संभव नहीं है, लेकिन लोग वहाँ पे रहना शुरू कर दिए हैं तकनीकी विकास के द्वारा या किसी और विकास के द्वारा। आप लोगों को पता है हम लोग अन्य ग्रहों पे जीवन ढूंढ रहे हैं और ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि चंद्रमा पे जाके हम लोग रहेंगे। चंद्रमा रहने के अनुकूल नहीं है। प्राकृतिक रूप में देखें तो चंद्रमा क्या रहने के अनुकूल है? होता तो वहाँ पे लोग रह ही रहे होते कब से, लेकिन ऐसा नहीं है। या कोई भी जो ग्रह है जहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं वहाँ पे लोग हैं तो नहीं। तुम पढ़ने पे ध्यान दो, अब तुमको गर्मी नहीं लग रही है, तुम दूसरे को पंखा कर रहे हो, वाह, ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के गर्मी में, तुम लोगों को गर्मी लग रही है। जब ध्यान लगता है, जैसे अभी रील्स चलाना होता ना, और जब लाइट चली जाती हो तो रील चलाते हो, तब गर्मी नहीं समझ में आती होगी। जैसे ही पढ़ने का मौसम आता है फिर पंखे में भी गर्मी महसूस होती है? हाँ, नहीं जाती है तब तो और ही अच्छा है, तब तो और रील चलाने में मज़ा आता होगा, तब तो याद ही नहीं रहता होगा पढ़ना भी है। अब
तो कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या वितरण मुख्यतः नियतिवादियों के अनुसार यह था कि जहाँ पे प्राकृतिक अनुकूलन क्षेत्र होगा वहीं पे रहेगी, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे जनसंख्या नहीं होना चाहिए था। लेकिन मनुष्य ने उस क्षेत्र को अनुकूलित बना लिया तो वहाँ पे रहने लगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये थी तीसरी आलोचना। नेक्स्ट है इसमें उद्योग संबंधित जो आलोचना है, उद्योग अवस्थिति संबंधी। उद्योग अवस्थिति संबंधी जैसे अभी जनसंख्या की बताए हैं वैसे ही सुनिए, ध्यान से सुनिए चीजें। क्या है जी, क्या है बात कर रहे हैं? उद्योग की अवस्थिति संबंधी आलोचना यह थी कि जितने भी उद्योग हैं, उद्योग के लिए क्या चाहिए? कच्चा उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, तभी ना उद्योग स्थापित होगा। तो ज़्यादातर उद्योग, मतलब उद्योग कई तरह के होते हैं, तो बेसिकली अगर ध्यान दें तो उद्योग वहीं स्थापित हो सकते हैं जहाँ पे उनके लिए संसाधन हो, है ना, जहाँ पे जिससे उद्योग, आप कोई भी उद्योग स्थापित कर रहे हैं, मान लीजिए आप बिस्किट को ही बनाने की कंपनी स्थापित कर रहे हैं, तो बिस्किट जिससे बनता है उसका मटेरियल तो चाहिए ना, नहीं होगा तो कहाँ से बनाएंगे बिस्किट, है ना। आटा ही आप स्थापित करना चाह रहे हैं, आटा ही पैकेट बंद बेचना चाह रहे हैं, तो गेहूं तो चाहिए ना, वो आसपास होना चाहिए या कहीं से खरीद के लाएंगे आप। तो उद्योगों से संबंधित अवस्थिति में यह था कि वातावरण जो है उद्योग को प्रभावित करता है। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कपास, अगर कपड़ा उद्योग को स्थापित कर रहा है तो वह जहाँ कपास होगा वहीं स्थापित करेगा ना। तो मान लीजिए जहाँ पे कपास स्थापित है वहाँ पे कपड़ा उद्योग किसी ने स्थापित किया, उसका खूब बिक रहा था। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि कहीं और क्षेत्र में कपास उत्पादन, मतलब कपड़ा उद्योग स्थापित हो गया। तो प्राकृतिक रूप में क्या था कि जिस क्षेत्र, मान लीजिए ए क्षेत्र पे पहले से उत्पादन हो रहा था और कहीं बी क्षेत्र पे भी उत्पादन का प्रयास किया जाने लगा, तो जब पहले ए क्षेत्र पर बस उत्पादन हो रहा तो यहीं से बिक्री हो रही थी, है ना। लेकिन बाद में जब बी क्षेत्र पे भी उत्पादन होने लगा, और बी क्षेत्र पे उत्पादन क्यों हो रहा है? मानव के हस्तक्षेप से। यहाँ तो प्राकृतिक कारणों से हो रहा था, प्राकृतिक कारणों से, लेकिन यहाँ पे मानवीय कारणों से अगर मान लीजिए कपड़ा उद्योग स्थापित कर दिया गया, यहाँ पे वास्तव में कपास होता नहीं है लेकिन कहीं से ला के यहाँ पे उद्योग स्थापित कर दिया गया, तो अभी तक यहाँ से जो सेलिंग हो रही थी वो ज़्यादा हो रही थी, केवल यहीं था उद्योग तो यहाँ से ज़्यादा बिक रहा था। लेकिन अब यहाँ भी उत्पादन होने लगा तो अब यहाँ पे जो सेलिंग थी वो घटेगी कि और बढ़ जाएगी? यहाँ पहले वाले पे घट जाएगी, है। तो मानव द्वारा जो उद्योग स्थापित कर दिए जाते हैं, जैसे भारत क्या प्रयास कर रहा है, भारत अपने यहाँ लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देता है। लघु उद्योग मतलब छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं जिसमें 10-5 लोग मिलके अपने गांव में ही, घर में ही छोटा छोटा उत्पादन करते रहते हैं, उनको लघु कुटीर उद्योग कहते हैं। तो भारत का यह है कि हम, भारत जैसे आत्मनिर्भर योजना चल रही है ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना काल में हमको आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनने का मतलब क्या है? अभी हम बहुत सारी चीज़ों के लिए आयात करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वो उत्पादन नहीं होता है उतना, तो प्राकृतिक रूप में हमारे यहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उत्पादन हो, तो मानव ही न करेगा। जब प्राकृतिक रूप से नहीं है संसाधन और उत्पादन करने के लिए, तो हमको कुछ न कुछ तकनीक विकसित करनी पड़ेगी, तब न उत्पादन होगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि कई सारे उद्योग प्राकृतिक रूप से स्थापित होने लायक नहीं होते किसी क्षेत्र में, लेकिन मनुष्य उसमें कुछ अपना दिमाग लगा के तकनीक का विकास करके उद्योगों का विकास करता है। ठीक है, तो ये है। जैसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे खेती होना कठिन है प्राकृतिक रूप में, लेकिन ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है उसकी मदद से वहाँ पे खेती की जाती है। जैसे ठंडे प्रदेश में फसल को उगाना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि बीज को अंकुरित होने के लिए कुछ जो तापमान टेम्परेचर चाहिए वो नहीं मिलता। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक बंद कमरा बनाते हैं जो कि ग्लास नुमा होता है ना, उसमें वो उत्पादन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें टेम्परेचर को बैलेंस किया जाता है। तो अगर नियतिवादियों के अनुसार सोचें तो किसी ऐसे बर्फीले क्षेत्र पर खेती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे भी खेती हो पा रही है। ये किसके कारण? मानव के कारण हो रही है ना, मानव के हस्तक्षेप के द्वारा। मतलब मानव
प्रभाव या उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो यही ये आलोचना थी। नेक्स्ट है इसमें कुछ उद्योगों के क्षेत्र के अनुसार है ना, कि बहुत सारे जो औद्योगिक विकास होते हैं, नेक्स्ट इसमें औद्योगिक विकास लिख लीजिए। औद्योगिक विकास का मतलब यह है कि बहुत सारे उद्योग जो हैं किसी क्षेत्र में स्थापित हुए हैं, तो वहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों के कारण तो होते ही है, साथ में एक होता है टैक्स। टैक्स आप लोग जानते हैं, सरकारें लगाती हैं, है ना। तो जैसे हमको मान लीजिए चीन से कोई वस्तुएं हमारे यहाँ आ रही, देख रहे हैं आप कोरोना के समय बहुत सारे ऐप को बैन कर दिया गया था भारत में, टिकटॉक विकटॉक सब बंद कर दिया गया, पबजी वबजी सब बंद कर दिया गया, है ना। तो ये क्या है तरीका? तरीका ये है कि भाई हम दूसरे का बनाया हुआ क्यों यूज करेंगे, हम अपने यहाँ खुद बना लेंगे। ऐसे ही वस्तुओं के मामले में भी होता है। मान लीजिए कोई वस्तु जो है हम चीन से मंगा रहे हैं बहुत ज़्यादा, या किसी और देश से मंगा रहे हैं, तो अब हम उसको डायरेक्ट मना नहीं कर सकते। हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है लेकिन हमारे यहाँ महंगा पड़ रहा है, और वही चीज़ वहाँ से सस्ते में आ रही है, तो लोगों को ये नहीं देखना पड़ता कि उनको पैसे से मतलब है ना। भाई आपको कोई चीज़ 100 रुपये में मिल रही है और वही चीज़ 10 रुपये में मिल रही है, आप कौन सी चीज़ खरीदेंगे? 100 वाली? कोई नहीं खरीदेगा, चाहे भारत का हो चाहे चीन का हो। हमसे पैसा बचाना है हमको, है ना। राष्ट्रीयता वहाँ पे उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। तो जब हम चाहेंगे कि वो 10 वाली चीज़ ना खरीदें लोग, तो क्या करना होगा? उसकी कीमत बढ़े तो हम टैक्स लगा देंगे। 90 रुपये टैक्स लगा दिया, अब 100 रुपये का वो भी मिल रहा है, हमारे यहाँ भी मिल रहा है, तो अब हम अपने यहाँ की चीज़ खरीदना पसंद करेंगे अगर वो क्वालिटी का है। तो बहुत सारे उद्योगों का निर्धारण इस तरह से भी किया जाता है, लेकिन प्राकृतिक रूप में तो नहीं रोक पा रहे हैं ना, मानव ही रोक रहा है ना उद्योगों को, वितरण को, उनकी वस्तुओं को आने को। तो मानव का जहाँ भी हस्तक्षेप दिखेगा वो नियतिवाद की आलोचना हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें है एक यह है कि जो मनुष्य का बनावट है ना। एक यह आलोचना थी कि जो वातावरण है वो मनुष्य के आकार को, रंग रूप को भी निर्धारित करता है, लेकिन जो आलोचक है वो कहते हैं कि ऐसा पूर्णतः नहीं है। जो वंशानुगत क्रम है वह भी क्या है, जो मनुष्य का आकार है, रंग रूप है, उसको प्रभावित करता है। तो इस तरह से नियतिवाद की क्या थी, कुछ आलोचनाएं थी। इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से और तैयार कर लीजिएगा। कल हम लोग संभववाद पे आगे क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है।